जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार इस लेसन की बात कर रहे थे। ठीक, और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयासी एजुकेशन का सेकंड पेपर है जो 50 नंबरों का पूछा जाएगा DLS सेकेंड सेमेस्टर में। इस चीज़ की हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हो चुकी थी। ठीक, आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। तो उसी के आगे सेकंड पार्ट का वीडियो शुरू करना है। तो चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था बाल अधिकार कब और किसने निर्धारित किए। उसी के आगे आज पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के हमें मुख्य बिंदु बताने ना, जो मेन पॉइंट्स किसके बताने हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया उसी के जो मुख्य बिंदु हैं उसकी बात हम लोगों को करनी है। तो पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट से। ठीक, विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करें। ठीक, मतलब शिक्षा, सबसे पहले तो जानिए ये जो शिक्षा है, शिक्षा, ठीक, ये कौन सी लिस्ट में आती है, कौन सी सूची में आती है। तो ये समवर्ती सूची में आती है। और समवर्ती सूची का विषय है क्या, शिक्षा। मतलब इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कोई भी प्रावधान कर सकती हैं। तो ये बात क्लियर है ना। तो इसमें अगर बात आती है कितना वेटेज है, तो 60:40 का है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 90:10 का आ जाता है। मतलब 60% कौन देगा, आपका केंद्र सरकार, और 40 कौन देगा, राज्य सरकार। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो 90 आपका केंद्र देगा और 10 कौन देगा, राज्य। तो ये कुछ बातें थी, सिंपल सी बातें जो आपको पता भी होंगी, नहीं पता है तो पता हो गया। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा। ठीक, पहले तो पैसों से संबंधित बातचीत हो गई, तो भैया कौन कितना पैसा देगा। उसके बाद शिक्षा भी तो मुफ्त करनी है। तो मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय का प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। थर्ड है कि निजी और अनुदान प्राप्त स्कूल में 25% सीट भी गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होंगी। और जो राइट टू एजुकेशन है, इसमें 7 चैप्टर हैं। कितने, 7 चैप्टर हैं और लगभग 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं, 38। जिनमें से धारा जो 12 है, धारा कौन सी, 12, उसमें प्रावधान किया गया है कि निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों के 25% सीट भी गरीब बच्चों के लिए क्या आरक्षित रखे जाएंगे। ठीक, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। केंद्र राज्य वित्तीयन 65-35 रखा गया। 4 है कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी। ये देखिए, कोई भी जो सरकारी टीचर है वो ट्यूशन नहीं चलाएगा। साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। ठीक, तो ये एकदम ईजी से पॉइंट है कि पहले तो पैसा संबंधित है, और उसमें फिर 25% रिजर्वेशन, कोई शिक्षक जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा ना। तो एकदम इजी पॉइंट है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद नई व्यवस्था में बच्चों के गार्जियन की अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक स्कूलों में विद्यालय प्रबंध कमेटी, जिसको बोलते हैं SMC, ठीक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और ये धारा, ठीक, जो ये धारा 21 में है। धारा 21 क्या कहती है कि भाई स्कूलों में क्या होनी चाहिए, एक SMC यानी विद्यालय प्रबंधन कमेटी होनी चाहिए, जिसमें लगभग 75% पेरेंट्स की भागीदारी हो और उसमें भी 50% महिलाओं की। ठीक, तो ये यहाँ से इतना आपको क्लियर हो गया। विद्यालय प्रबंधन कमेटी के गठन का प्रावधान किया गया है। यह कमेटी विद्यालय की निगरानी से लेकर इसके कामकाज को भी देखेगी। आगे बात करते हैं पॉइंट 6 की। तो छठा पॉइंट है, कानून के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा आयोग गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति एक कमेटी द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, मानव संसाधन मंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष होंगे। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, ये 7वां पॉइंट है। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, निष्कासन एवं कारावास पर रोक। ठीक, अगर आप देखें तो जो धारा 17 है,
धारा 17 है वो कहती है कि बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। ये कौन सी राइट टू एजुकेशन की धारा हम बता रहे हैं, ठीक। और ये सारे पॉइंट उसी से रिलेटेड हैं। तो ये इतना पॉइंट क्लियर हो गया। आगे 8वें पॉइंट की बात करते हैं कि शिक्षकों के पद कभी भी इसकी कुल क्षमता के से 10% से अधिक को कम नहीं होने दिया जाने का प्रावधान भी, मतलब 10% से कम नहीं होने दिया जाएगा शिक्षकों के पद। अब देखते हैं 9th जो पॉइंट है, इस अधिनियम के शेड्यूल के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में दाखिले 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, ठीक। 60 बच्चों पर, देखिए हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ये सब आपको आराम से याद आ जाएगा। देखिए प्राइमरी में क्या होता है, 30 बच्चों पर 1 टीचर, ठीक। ये प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी लेवल पर है। एलिमेंट्री यानी 6 से 8 की बात करें तो उसमें 35:1, 35 बच्चों पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। तो 30:1 का रेशियो लेकर चलेंगे तो आपको पता होता है कि भाई 2 टीचर 60 बच्चों पर, ठीक। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर एक हेड मास्टर होगा, ठीक, एक हेड मास्टर होगा प्लस 5 टीचर होंगे, ठीक। ये आप ध्यान में रखिएगा, बाकी इस पॉइंट्स को पढ़े ले रहे हैं। इस अधिनियम के शेड्यूल के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में दाखिले 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 पर 3 और 61 से 90 पर 3, 91 से 120 पर 4 और 121 से 200 पर 5 शिक्षक होने चाहिए, ठीक। और जिन स्कूलों में 150 से अधिक बच्चे वहाँ 5 शिक्षकों के अलावा एक प्रधान अध्यापक भी होना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो वहाँ छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से अधिक नहीं होना चाहिए। अभी या 1:59 है। उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1:35 होना चाहिए। कुल मिलाकर विधेयक में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक। अब 10वें पॉइंट जो कि लास्ट है उसकी बात करते हैं। तो संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अब नहीं होगी, अब केवल पूर्ण वेतनमान पर योग्य एवं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ठीक। तो यहाँ पर आपने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पे 10 पॉइंट्स देखे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। बिल्कुल आराम से समझेंगे, आराम से समझ में आएगा, कहीं की जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, शिक्षक का अधिकार की मुख्य विशेषता बताइए, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम की मुख्य विशेषता हमको बतानी है। तो पहली विशेषता है कि यह राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों द्वारा ये प्रयास किए जाएं कि बालकों के निवास से 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड से या फिर जो बालकों के निवास से 1 किलोमीटर, कितने 1 किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल हो। और यही अगर हम बात करें 3 किलोमीटर में, तो 3 किलोमीटर में एक क्या हो, 3 किलोमीटर में 6 से 8वीं तक का विद्यालय हो, ठीक। तो प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर और 6 से 8वीं तक के लिए 3 किलोमीटर के रेडियस में हो, ठीक। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद ताकि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बिना किसी असुविधा के विद्यालय तक पहुंच सकें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, देखिए वही लिखा है कि 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित किए जाएंगे, ठीक। ये पॉइंट हो गया। थर्ड है कि प्रत्येक विद्यालय को कुछ न्यूनतम आधारभूत शैक्षणिक संरचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मुख्यतः विशिष्ट योग्यताधारी अध्यापक, खेल कूद के मैदान, पेयजल, शौचालय आदि शामिल हैं। फोर्थ है वित्त आयोग द्वारा अधिनियम की क्रियान्वित के लिए राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा गया है, किंतु केंद्रीय सरकार का अनुमान है कि इस कार्य को सुसंपन्न करने के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 1.73 लाख करोड़ की आवश्यकता होगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 6 से 14 वर्ष तक की आयु में 22 करोड़ बालक हैं, जिनमें से 4.6% बालक विद्यालयी शिक्षा के बाहर विद्यालय शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इस प्रकार लगभग 92 लाख वंचित बालकों को
शिक्षा की परिधि में लाया जाएगा। अगला पॉइंट है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट कि स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण आयोजित करेगा। इस प्रकार के सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हांकन करने में मदद मिलेगी। तो ये इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो आगे इसी तरह हम अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा कि निजी क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय से 25% स्थान कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित किए जा सकेंगे और उनसे वही शुल्क लिया जाएगा जो सरकारी विद्यालयों के समकक्ष छात्रों से लिया जाता है। अगला पॉइंट है कि इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के पास आयु एज सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस आधार पर उसे विद्यालय में एडमिशन देने से रोक नहीं सकते, आप उसे एडमिशन ज़रूर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा के परिमाणात्मक वृद्धि के साथ साथ बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस दिशा में कुछ प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया है जैसे योग्यताधारी शिक्षकों की आप भर्ती कीजिए, ठीक, विद्यालय में उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का विकास करिए, प्रभावी पाठ्य सामग्री का विकास करिए और शिक्षकों को सामयिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था। अगला 11वां पॉइंट है कि केंद्रीय सरकार द्वारा ही शिक्षक प्रशिक्षण के मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। उसी के द्वारा तकनीकी सहयोग व संसाधन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ताकि शैक्षणिक शोध, नवाचार व क्षमताओं के विनिर्माण व विकास को प्रोत्साहन देकर उन्हें प्रोन्नत किया जा सके। इसके बाद अगला पॉइंट है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया को विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि बालक में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सके। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बालक के शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। अगला पॉइंट है कि विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से बालक में ज्ञान की क्षमता का निर्माण व प्रतिभा के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद अगला है कि शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। और लास्ट है कि अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति को निषेधित किया गया। देखिए, अगर आप इनमें से कई पॉइंट को याद ध्यान में रखते हैं तो लगभग वही चीज़ है, ठीक, जो सभी में आपको पढ़ने को मिल रहा है विशेषताओं में किसकी, राइट टू एजुकेशन एक्ट की। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में समझाइए। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में नेबरहुड स्कूलों की परिकल्पना साकार करने के लिए, नेबरहुड मतलब वही कि भाई प्राइमरी स्कूल जो बच्चों के परिधि से 1 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए और जो 6 से 8वीं तक है वो 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, वही है नेबरहुड। तो इसकी परिकल्पना साकार करने के लिए बड़ी संख्या में नए स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए भूखंड तय करने होंगे, वर्तमान स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करके शिक्षा की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार लाने होंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना होगा। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4596 नए प्राथमिक स्कूल, 2349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ है। इस महत्वाकांक्षा कानून को अमली जामा पहनाने के लिए 3.35 लाख नए प्राथमिक शिक्षकों की तैनाती करनी होगी। वहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 67,000 नए नियमित शिक्षक और 44,000 अंशकालिक शिक्षकों को नियुक्त करना होगा। इसके मद्देनज़र राज्य पर हर साल 10,000 करोड़ का अतिरिक्त व्यय का भार होगा। 25% सीटें गरीब व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होने की प्रतिपूर्ति के लिए हर साल 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश सरकार का आकलन है कि शिक्षा के अधिनियम को लागू करने के लिए सालाना 18,000 करोड़ की आवश्यकता होगी, जिसमें 45% यानी तकरीबन 8,000 करोड़ की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई है।
प्रदेश में 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित करने के लिए लगभग 3.35 लाख शिक्षक मौजूदा समय में होना चाहिए। राज्य में शिक्षकों को रखने की योग्यता BTC बेसिक टीचर सर्टिफिकेट है। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देखते हैं, ये डाटा तो भाई पुराना है, तो फिलहाल इसको रहने दीजिए, उतना ज़रूरी नहीं कि पेपर में आएगा। बाकी एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका पढ़ सकते हैं, या फिर गूगल से आप गूगल करके देख लीजिए इन सभी पॉइंट्स को, तो आपको करंट का डाटा मिल जाएगा। ठीक, करंट का डाटा मिल जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। ठीक, जैसे आप के सामने कोई लड़का है जो प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं किया और विद्यालय छोड़ दिया, तो वो क्या है, अपव्यय है। इस प्रकार अपव्यय सुकोमल बालकों के उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों के धन की क्षति होती है, जो बालक के प्राथमिक शिक्षा पूर्ण न करने के कारण होती है। यदि हम इस समस्त क्षति का पता लगाएं तो यह क्षति उन आंकड़ों से काफ़ी अधिक होगी जो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये अपव्यय की बात हो गई है, और भी देखते हैं। अपव्यय के अतिरिक्त भाई अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की दूसरी समस्या है। देखिए, आपको दो शब्द यहाँ पे ध्यान में रखने, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय क्या होता है भाई, जो प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी भी स्तर से विद्यालय को छोड़ देना, ये हो गया अपव्यय। लेकिन एक और शब्द आता है कि अवरोधन। अवरोधन क्या है या अवरोध क्या है? तो हार्टंग जो कमेटी के अनुसार अवरोध से हमारा तात्पर्य है कि बच्चे का मतलब जो बच्चा है ना, वो एक ही क्लास में कई सालों तक रहे। जैसे क्लास फर्स्ट में है तो फेल हो गया, फिर फर्स्ट में, फिर अगले साल फेल हो गया, फिर फर्स्ट में, फिर अगले साल फेल हो गया फर्स्ट में, तो ये क्या कहलाएगा, अवरोधन कहलाएगा। बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। ठीक, भारत में बड़ी मात्रा में छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्षों के लिए रुक जाते हैं। तो ये हो गया अवरोधन। तो अपव्यय और अवरोधन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई बतानी है कि कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जो भारत में निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में आती हैं। तो यहाँ पे कुछ कठिनाइयाँ दी हुई हैं, देखेंगे इनको आराम से। लिखा है कि शासन की नीति कमज़ोर होगी तब भी इफेक्ट पड़ेगा, या फिर कोई राजनीतिक कठिनाई आ गई, या प्राइमरी के स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का भाव। देखिए, मैं पॉइंट पढ़े दे रहा हूँ क्योंकि ईजी पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चौथा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता। पाँचवा, शिक्षकों का अभाव। छठा है अपव्यय व अवरोधन, अभी आपने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है कि आंकड़ों में भिन्नता। आठवां है प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक स्वरूप। विद्यालयों की आर्थिक स्थिति। 10वां है कि भौगोलिक इकाइयाँ। 11वां शिक्षण का निम्न स्तर। फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम और अपर्याप्त अनुदान राशि, और विद्यालय भवन की भाई समस्या होती है, और सामाजिक समस्याएं कुछ, और साथ में भाषा की समस्याएं। तो ये जो भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में कुछ बाधक चीज़ें, कुछ कठिनाइयाँ हैं, वही आप लोगों ने देखा। अगले प्रश्न की बात करें कि न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यह प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता के लिए किस प्रकार सहायक है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की अवधारणा। न्यूनतम अधिगम स्तर 3 शब्दों के योग से बना है, तीनों का अर्थ अलग अलग। सबसे पहले तीनों का अर्थ अलग अलग देखा जाए तो न्यूनतम का मतलब क्या होता है कि न्यूनतम शब्द जो है उसका मतलब उस कौशल के उस अंश से है, ठीक, जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक, तो न्यूनतम का मतलब क्या है? न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है कि सीखना, लर्निंग, बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं को समाज में समायोजित कर सके। थर्ड है स्तर। स्तर का अभिप्राय है उस स्थिति से है जिसमें बालक निश्चित समय में उपलब्धि प्राप्त करता है, अर्थात 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करना,
या उसमें निपुण होना। ठीक, कहते नहीं भाई तुम्हारा लेवल कितना है, तुम्हारा लेवल क्या है, कक्षा 6 का लेवल तुम्हारा कितना है, मतलब 6 में पढ़ने वाला छात्र का स्तर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम को तैयार करने उसमें निपुण होना है। तो यहाँ न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में आपने समझा, और भी पढ़ लेते हैं। तीनों शब्दों की व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि न्यूनतम शैक्षणिक अधिगम स्तर क्या है। परिभाषा देखते हैं भाई न्यूनतम अधिगम स्तर की। तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक व किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। ठीक, अब जैसे राजू भाई मान लीजिए कक्षा 8 का छात्र है और इसके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं के स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर है। न्यूनतम अधिगम स्तर समझे कि जैसे आपको पता है कि कोई सब्जेक्ट है मान लीजिए, या फिर क्लास को ही मान लीजिए, क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट एक क्लास में पढ़ाए जाते हैं, तो उनका टोटल अगर आप 33% से कम है तो आप फेल माने जाएंगे, और अगर 33% ज़्यादा है तो पास माने जाएंगे। तो इन्होंने एक लिमिट तय कर दी 33%। तो भाई 33% न्यूनतम है ना, कि भाई न्यूनतम अधिगम स्तर कितना हो गया 33%, कि भाई 33% पाएंगे तो पास हो जाएंगे, एकदम न्यूनतम है ना। बाकी अधिक तो कितना 100 पा सकता है, 99 पा सकता है, 98 पा सकता है। आगे है कि वर्तमान समय में देखा गया है, ठीक, वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि अधिगम का न्यूनतम स्तर गिरता ही जा रहा है। छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि के अभाव के परिणामस्वरूप कक्षाओं में उस गुणात्मक सुधार की संभावना आती जा रही है। कहीं कहीं विद्यालयों में अधिगम स्तर ऊंचा है और कहीं कहीं अधिगम स्तर निम्न है। उसका क्या कारण है? इसलिए चाहिए कि सभी के लिए समानता को ध्यान में रखकर एक स्तर को निर्धारित किया जाए जिससे अपव्यय एवं अवरोधन जैसी ज्वलंत समस्याओं का समाधान हो सके। न्यूनतम अधिगम की आवश्यकता, तो आवश्यकता क्यों है? नंबर 1 क्या है? अपव्यय एवं अवरोधन। तो अपव्यय और अवरोधन आपने पढ़े हैं, फिर से पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। देखिए आज की कोई समस्या नहीं है, अंग्रेजों के समय से चली आ रही। अधिकांशतः यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र एक कक्षा में फेल होने के कारण या तो विद्यालय छोड़ देते हैं या फिर एक पुरानी कक्षा की ही शोभा बढ़ाते रहते हैं। इस समस्या के उन्मूलन के विषय में हर्टाग समिति ने जोरदार विरोध करते हुए इसके समाधान प्रस्तुत किए, लेकिन यह समस्या आज भी बनी हुई है। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने हेतु तो आवश्यक है कि शिक्षा में छात्रों के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्माण किया जाए। तो सेकंड पॉइंट है छात्रों के स्तर में अंतर होना। छात्रों के स्तर में अंतर होना, तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता छात्रों के स्तर में अंतर पाए जाने के कारण भी स्वीकार की जा रही है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय, एक जिले से दूसरे जिले तथा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के शैक्षणिक स्तरों में अंतर पाया जाता है। अतः जिस प्रकार शैक्षिक अवसरों में समानता का अधिकार है, उसी प्रकार शिक्षा के न्यूनतम अधिगम स्तर में समानता होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के स्तर तथा उत्तीर्ण होने की संख्या में वृद्धि की जा सके। नेक्स्ट है कि शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। तो जब तक शिक्षा के प्रत्येक स्तर में न्यूनतम अधिगम स्तर लागू नहीं होगा तथा शिक्षा के गिरते हुए स्तर में सुधार संभव नहीं है। प्राथमिक स्तर के बालक को किस स्तर पर किन उद्देश्यों को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त किया जाना, इसका निर्धारण आवश्यक है। इसलिए न्यूनतम शैक्षिक अधिगम स्तर होना जरूरी है। उपर्युक्त समस्या को ध्यान में रखकर 1986 की शिक्षा नीति में क्रियान्वयन योजना में इस बात को ध्यान रखा गया कि प्रत्येक स्तर पर छात्रों के लिए अधिगम स्तर का निर्धारण किए जाएं तथा उस स्तर पर योग्यता को प्राप्त करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इसके लिए तथ्य का निरीक्षण करना भी आवश्यक है कि हमारे द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम स्तर तैयार किया गया है कि उसे छात्र पा रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उनके कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर कर उनका समाधान करना परम आवश्यक है। तो ये आपको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना, बाकी रटिएगा नहीं, बस 2-3 बार पढ़ लीजिएगा शब्दों पर पकड़ बनाकर कि न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है, समझ जाएंगे। अगला है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु
विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व बताए गए हैं। तो कौन कौन से दायित्व हैं, पढ़ लेते हैं। तो सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, आप सबको पता है। साथ ही साथ निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। मतलब उनके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं ले सकता है। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है। मतलब कोई स्कूल अगर डोनेशन लेता है तो जितना लेता है उसका 10 गुना उसको एक पनिशमेंट मनी के रूप में देना होगा। चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी और इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। इसके बाद बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को जो अगला पॉइंट है, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी ना कर ले। अगला है कि किसी बच्चे को शारीरिक व मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किया जाने पर सेवा नियमों के तहत व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगला है कि अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुछ सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावकों से होंगे। वंचित और कमज़ोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इसके समिति के कुछ कार्य जैसे स्कूलों के कार्यों का अनुश्रवण करना, ये पूछ लेता है ना कि जो विद्यालय प्रबंधन समिति इसके कार्य बताइए और इनमें कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं इनके कार्य से संबंधित उनको भी ध्यान में रखने हैं। स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना, स्कूल विकास की योजना बनाना और संतुति प्रस्तुत करना। इसके बाद अगला है कि सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदानों के खर्चों का अनुश्रवण और अन्य सुझाए गए कार्यों को करना। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई विद्यालय विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों पर अनुदान देने का आधार बनेगी। शिक्षकों के दायित्व कुछ होंगे जैसे नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे पूरा करना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता उपस्थित सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना। इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना। सिंपल से पॉइंट्स हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सब कॉमन चीज़ें जो अक्सर स्कूलों में देखने को मिलती हैं। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्य लेकिन कुछ में है जिनमें टीचरों की ड्यूटी लगती है, जैसे आप चुनाव में देखे होंगे या फिर कोई राहत आपदा और जनगणना। इन तीनों के अलावा आप गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराएंगे, ठीक। नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृत पदों से 10% से अधिक नहीं रहे। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हो चुके हैं। अब हम कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, ठीक। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करने के बाद आपका जो वीडियो है समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा नहीं है, सब पढ़े हुए हैं। देखिए इसके बाद हम लोगों ने वीडियो में कर ली है कि 21A में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 29(2) में क्या है, 29(2) में भाई यही है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। धारा 45 क्या है, धारा 45 ये है कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक कि वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके बाद बाल अधिकारों की घोषणा
कब और किसके द्वारा की गई, ये भी आपको बताना है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। डेट याद रखिएगा, बहुविकल्पी में प्रश्न पूछने की संभावना है। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस योजना को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। अगला है कि बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु। तो 4 बिंदु आप बता सकते हैं, ये पढ़े हैं कि बालक को भाई जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम और पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार, बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, माता पिता तथा परिवार में पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है। छठा है कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके। तो भाई विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं, विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुता की भावना विकसित की जा सके। इसके बाद बाल अधिकार 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय के संदर्भ में हम लोगों ने बात कर ली थी ना कि 60:40 और 90:10 के संदर्भ में कौन कितना खर्चा करेगा। बाल अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय ये हो जाएगा 12,000 करोड़ का भार बढ़ जाएगा। इसके बाद बाल शिक्षा अधिकार नियमों के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है? तो इसमें भाई नहीं है, मतलब निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता टीचर। तो ये आप पढ़ के आराम से समझ जाइए। इसके बाद 10वां कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक स्कूल खोले जाने चाहिए। तो ये डाटा लिखा है 4,596 नए प्राथमिक स्कूल और 2,349 उच्च प्राथमिक स्कूल, और खर्चा कितना है 3,800 करोड़। ये सिंपल सा है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ। तो भाई व्यय यहाँ पे लिखा है कितना, 31 मार्च 2009 तक सूबे में कितना हो गया, लगभग 13,328.79 करोड़। ठीक, इसके बाद भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। तो 42वें संविधान में। ठीक, 42वें संविधान संशोधन में इसका उल्लेख हुआ है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार केंद्र का भी होता है और राज्य का भी होता है, दोनों को होता है। अभी इस पर बात कर चुके हैं। तो इसी के साथ ये जो लेसन है पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक, तो ये लेसन थोड़ा बड़ा था इसलिए हम लोगों ने इसे 2 पार्ट में किया। पहला पार्ट आ गया है, मतलब अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा लेसन कुल मिला के कंप्लीट हो चुका है। ठीक, बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास से पढ़ाई करते रहें।